दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में अब कितने वोटर्स हो गए हैं, कितने वोटर्स के नाम कटे हैं, कितने वोटर्स के नाम जुड़े हैं, इसको लेकर फाइनल आंकड़ा सामने आ चुका है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने आज अचानक राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसके पीछे जो वजह सामने आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। लेकिन आज इससे भी बड़ी खबर सामने आई और वो कि भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब ईवीएम की खोल कर जांच होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोर्ट के आदेश पर ईवीएम की जांच होने जा रही है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से हम समझेंगे। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। जब भी कोई उम्मीदवार चुनाव हारता है तो वो ईवीएम पर शक करता है, उसे ईवीएम के नतीजे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जितने भी उम्मीदवार हारते हैं, चाहे विधानसभा लोकसभा में, वो हमेशा ईवीएम को सवालों के घेरे में रखते हैं। देश के कई उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग से इस बाबत शिकायत की कि हमें हरा दिया गया, हम हार नहीं रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी हारे उम्मीदवार की शिकायत आज तक नहीं सुनी। लेकिन जब पूरा मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में एक याचिका लगाई जाती है कि चुनाव में धांधली की गई है, इसलिए ईवीएम की जांच की जाए, तो इस याचिका को कोर्ट ने न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि कोर्ट ने ईवीएम की जांच की अपील को माना। अब यहाँ चुनाव आयोग को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग बार बार ईवीएम को पाक साफ बताता है। जब भी लोग कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तो चुनाव आयोग कहता नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो 5-6 महीने का वक्त लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन आज कोर्ट ने जिस तरीके से ईवीएम की जांच की अपील को स्वीकार किया और ईवीएम की जांच के आदेश दिए, उससे मामला बेहद संगीन हो गया है। दोस्तों पूरे मामले को पहले विस्तार से समझते हैं। 2024 में पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था और लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ था। जितने भी उम्मीदवार विधानसभा चुनाव हारे थे, उन लोगों ने चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने सारी अपीलों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन एक केस ऐसा है जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र की एक सीट है चांदीवली। चांदीवली से एक उम्मीदवार थे आरिफ नसीम खान। जब आरिफ नसीम खान चांदीवली से चुनाव हार गए तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है, इसलिए ईवीएम की जांच होनी चाहिए, और कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज नहीं किया। कोर्ट को आरिफ नसीम खान की याचिका में दम लगा, उनकी बातों में दम लगा, इसलिए कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि अब ईवीएम की जांच होगी। 16-17 अप्रैल को आरिफ नसीम खान की मौजूदगी में BEL ईवीएम की जांच करेगा। BEL ईवीएम निर्माता कंपनी है, बेंगलुरु में स्थित है। कहा जा रहा है ये जांच आरिफ नसीम खान की ओर से लाए गए एक्सपर्ट और चुनाव अधिकारी की मौजूदगी में की जाएगी। दोस्तों आपको बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि ईवीएम को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों में याचिकाएं लगाई गईं। ईवीएम को हमेशा संदिग्ध माना गया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सोमेश्वर सुंदरेशन की दाद देनी पड़ेगी। सोमेश्वर सुंदरेशन ने जैसे ही ये फैसला दिया, तमाम लोग उनकी तारीफ करने लगे। तमाम लोग कहने लगे कि सुंदरेशन साहब ने रीढ़ दिखाई है, सुंदरेशन साहब जैसा जज सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। दोस्तों आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र की चांदीवली सीट पर शिवसेना के दिलीप लांडे ने जीत हासिल की थी। उनको 1,24,641 वोट मिले थे, जबकि आरिफ नसीम खान को 1,04,016 वोट मिले थे। यानी 20,000 वोटों से आरिफ नसीम खान ये चुनाव हार गए थे। आज जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि ईवीएम की खोलकर जांच की जाएगी, आरिफ नसीम खान फूले नहीं समा रहे। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारत के इतिहास में अब तक चुनाव के बाद उम्मीदवारों और अधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम की जांच नहीं हुई है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक आदेश और आवश्यक न्यायिक हस्तक्षेप बताया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 5% कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट
बैलेट यूनिट के बर्न मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर की जांच चुनाव नतीजे आने के बाद ईवीएम निर्माता कंपनियों और इंजीनियर्स को करनी चाहिए। तो अब ईवीएम की जांच होने जा रही है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक्सपर्ट की मौजूदगी में ईवीएम की जांच होगी। अब ये जांच कितनी निष्पक्ष होगी, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है अगर निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, ईवीएम की जांच ऐसे समय में हो रही है जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। कहा जा रहा है कुल 20 ईवीएम की जांच कराई जाएगी और अगर इस पूरी प्रक्रिया में नसीम खान जीतते हैं तो जाहिर तौर पर ईवीएम की बड़ी हार मानी जाएगी। वैसे इससे पहले एक केस हरियाणा में सामने आ चुका है। हरियाणा में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में ईवीएम से दोबारा काउंटिंग हुई थी, जांच नहीं हुई थी। वहाँ जब काउंटिंग हुई थी तो हारा हुआ जो प्रत्याशी था वो जीत गया था। और अब ईवीएम की जांच होने जा रही है, खोल कर जांच होगी। पता चलेगा कि ईवीएम में क्या सॉफ्टवेयर है, किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, वोट डालते हैं तो कहाँ चला जाता है, हर पहलू पर ईवीएम की जांच होगी। तो 16-17 अप्रैल को ईवीएम की जांच होगी। अब जांच के बाद क्या नतीजे आएंगे वो तो उसी दिन पता चलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे एसआईआर की फाइनल लिस्ट की। बंगाल में जब एसआईआर हुआ तो 91 लाख वोटर्स के नाम कट गए और अब उत्तर प्रदेश एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। यूपी में 2.5 करोड़ वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं और 84 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 13 करोड़ 39 लाख वोटर हो चुके हैं। दोस्तों, अभी तक ये देखा गया है कि जब भी चुनाव आयोग एक्सरसाइज करता है, वोटर लिस्ट संशोधन करता है, तो उसमें मतदाताओं के नाम कम कटते थे, ज़्यादा जुड़ते थे। लेकिन एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वोटर्स के नाम ज़्यादा कटे हैं, जुड़े बहुत कम हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को देखें तो यहाँ 84 लाख नाम नए जोड़े गए और 2.5 करोड़ नाम काट दिए गए हैं। तो जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर की शुरुआत हुई थी तो यहाँ 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे और जब एसआईआर का अंत हुआ तो यहाँ 13 करोड़ 39 लाख वोटर बचे हैं। मतलब वोटर लिस्ट से 2.5 करोड़ नाम कट गए। ये 2.5 करोड़ आंकड़ा बहुत बड़ा है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा की जनसंख्या को जोड़ दें तो उतने नाम यूपी में काट दिए गए हैं। विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है कि एसआईआर के बहाने एनआरसी किया जा रहा है। लोग तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट को देखकर हार जीत का मार्जिन समझकर एसआईआर में चुन चुनकर वोट काटे गए हैं। और अगर ऐसा है तो ये मामला बेहद गंभीर है। वहीं एक और खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा जो कैश कांड में फंसे थे, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी और महाभियोग के डर से यशवंत वर्मा ने आज इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, जब इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती, महाभियोग से अगर ये हटाए जाते तो इनको पेंशन नहीं मिलता, कोई भी सुविधा नहीं मिलती। कहा जा रहा है इस्तीफे के बाद अब इन्हें पेंशन, रिटायरमेंट के बाद अन्य सरकारी लाभ मिलते रहेंगे। यानी जनता के टैक्स पर भ्रष्टाचार का आरोपी जज मजा लेगा। वहीं सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक यूज़र ने लिखा है कि केंद्रीय राजनीति में टॉप नेता, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप जज, टॉप पत्रकार, टॉप आर्मी अफसर, टॉप उद्योगपति को सज़ा देना नामुमकिन है। इन सब की आबादी मुश्किल से 5000 के करीब होगी। यानी 5000 इस देश के शासक हैं। इनमें से 99.99% सवर्ण है। इन सब का नेक्सस है, सब एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। ये नहीं चाहते कि इनमें से किसी को सज़ा हो, ज़्यादा हो हल्ला करने पर कार्रवाई का ड्रामा करने लगते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से पहली बार भारतीय इतिहास में ईवीएम की जांच होने जा रही है, बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हुआ है वो कितना निष्पक्ष है? आखिर जस्टिस वर्मा ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? दोस्तों, आप लोग भी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।